आइए एशर्शन रीजन की सीरीज को हम आगे ले चलते हैं और कुछ अच्छे एआर टैकल करेंगे। एक्चुअली हम इतने सारे एआर लगाते हैं क्यों मालूम है? मेरी बात समझना, एआर जो है एक्चुअली में ये एक क्रिकेट मैच की तरह है। जैसे जब कोई बॉलर बॉल डालता है और बैट्समैन तक बॉल पहुंचने में इतने फास्ट बॉलर होते हैं, बताइए इतने फास्ट बॉलर, और बॉलर ने बॉल डाला, बैट्समैन तक पहुंचने में बॉल को माइक्रो सेकंड लगता होगा। अब बॉल ऊपर आएगा या नीचे आएगा बैट्समैन जज कर लेता है। जब सीम से छूट रही है बॉल तब से बैट के लगने तक अब बॉल बैट्समैन झुकेगा या ऊपर उठ के भाई हुक करेगा। तो इतने माइक्रो सेकंड में वो इसलिए कर सकता है क्योंकि उसकी होती है प्रैक्टिस। तो सेम एआर भी प्रैक्टिस का खेल है। ए और बी में पकड़ने के लिए ए और बी बहुत नॉलेज है आपके, तो आप जरूरी नहीं आप पकड़ लो। 70% नॉलेज, 70% नॉलेज, 30% आपकी प्रैक्टिस, तब बनते हैं आप परफेक्ट एआर में। सो लेट्स स्टार्ट एशर्शन रीजन ऑफ मसल्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चलिए, ट्रैकिया इज लाइंड बाय सीलेटेड एपिथेलियम। बेटा जब भी एशर्शन पढ़िए रीजन खुद सोचिए। ट्रैकिया सीलेटेड एपिथेलियम की ट्रैकिया पर लाइनिंग पाई जाती है। सीलेटेड एपिथेलियम क्यों पाई जाएगी? सीलेटेड एपिथेलियम इसलिए पाई जाती है ताकि सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करे, और सीलिया अपने कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करके आपका जो भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है या जो भी डस्ट पार्टिकल आ रहा है एटमॉस्फेरिक एयर के साथ, जो आप इनहेल कर रहे हैं मतलब सांस के साथ खींच रहे हैं, वो उसे क्या कर देगा? बाहर। तो यही आपका रीजन दिया हुआ है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया हेल्प इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल और कुछ और फॉरेन पार्टिकल जो हम इनहेल कर लेते हैं, खींच लेते हैं एटमॉस्फेरिक एयर के साथ। तो करेक्ट आंसर ए, सीधा सीधा दिख रहा है, बस आगे बिकॉज लगाइए। सीधा एक्सप्लेन कर रहा है कि ट्रैकिया क्यों सीलेटेड एपिथेलियम द्वारा लाइंड होती है। एशर्शन, स्केलेटल मसल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट। स्केलेटल कंपोनेंट मतलब आपका बोन और कार्टिलेज। स्केलेटल मसल आपकी बोन और कार्टिलेज इनसे चिपकी होती है। ठीक, रीजन पूछ रहा है, रीजन क्या हो सकता है इसका? भाई सीधी सी बात है कि आप एक्चुअली में अपनी हड्डी को डायरेक्ट मूव नहीं करते हो, इनडायरेक्ट मूव करते हो। अगर मैं बात करूं कि जब मैं हाथ ऐसे कर रहा हूं तो रेडियस और अल्ना बेंड होकर किसके पास आ रही है? ह्यूमरस के पास। ठीक, तो रेडियस और अल्ना एक्चुअली में आप डायरेक्टली हाथ को नहीं घसीट पा रहे हो, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और मसल्स अटैच किससे है? बोन से। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो सीधी सी बात है बोन भी खिंचेगी, क्योंकि स्केलेटल मसल अटैच किससे है? बोन से। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट तो सीधी सी बात है बोन भी आपकी क्या होगी? खिंचेगी। तो अब क्या कह रहा है कि स्केलेटल मसल क्यों जुड़ी है स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी से? क्योंकि स्केलेटल मसल आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर। बिल्कुल सही बात है। स्केलेटल मसल के जुड़ने की वजह क्या है? क्योंकि ये आपका बॉडी पोस्चर चेंज कराएगा, इसके साथ साथ लोकोमोशन कराएगा। एशर्शन भी सही, रीजन भी सही, रीजन एशर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 82, विसरल मसल डू नॉट एग्जिबिट। एग्जिबिट मतलब शो करना, पोजेस करना, शो करना, दर्शाना। विसरल मसल डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइशन। बिल्कुल सही बात है। विसरल मसल आपकी नॉन स्ट्राइटेड होती है और देखने में बिल्कुल स्मूथ होती है। अब इधर समझिएगा बेटा, अगर हम बात करें तो बेटा 3 तरीके की मसल आपको पढ़ाई थी। पहला आपकी स्केलेटल मसल, दूसरा विसरल मसल जिसे हम स्मूथ मसल बोलते हैं, तीसरा कार्डियक मसल। अगर हम बात करें स्केलेटल मसल, विसरल मसल और स्मूथ मसल, सिर्फ एक एक लेटर लिख रहा हूं क्योंकि यहां से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो बेटा, एक्टिन और मायोसिन ये तो आपका तीनों में पाया जाएगा। एक्टिन और मायोसिन ये आपका तीनों मसल में होगा, लेकिन एक्टिन और मायोसिन विसरल मसल में आपके पैरेलली अरेंज नहीं होते हैं, अर्थात सार्कोमियर नहीं बना पाते हैं। दैट्स व्हाई विसरल मसल आपकी स्मूथ होती है। तो सार्कोमियर आपका किसमें बनेगा? स्केलेटल मसल में और आपका कार्डियक मसल में। इसमें आपका सार्कोमियर बनता है, जिसकी वजह से स्केलेटल और कार्डियक ये दोनों आपकी स्ट्राइटेड होती हैं। लेकिन विसरल मसल में सार्कोमियर नहीं होने की वजह से विसरल मसल स्मूथ दिखती है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कि एशर्शन स्केलेटल मसल आर स्ट्राइटेड, रीजन क्या बनेगा? स्केलेटल मसल हैव सार्कोमियर, विसरल मसल इज नॉन स्ट्राइटेड। क्यों? क्योंकि विसरल मसल आपकी नॉन स्ट्राइटेड है। इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि विसरल मसल हैव नो सार्कोमियर। गॉट इट? तो एशर्शन बिल्कुल सही है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पूरा बता दिया और आपको जो चीजें नई सीखने को मिल रही हैं वो आप लिखिएगा।
रीजन कहता है देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों बात सही है, लेकिन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। स्ट्राइशन का, समझिएगा मेरी बात, स्ट्राइशन का बच्चों आपका वॉलंटरी और इनवॉलंटरी होने से क्या मतलब है? भाई अगर नॉन स्टार्टेड है इस वजह से थोड़ी इनवॉलंटरी है, इसका मतलब, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि भाई इनवॉलंटरी होती है आपकी विसरल मसल क्योंकि वो नॉन स्टार्टेड है। ऐसे तो फिर कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी होती है, लेकिन कार्डियक मसल क्या होती है आपकी? स्टार्टेड होती है। तो इन दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा आपका बी। गॉट इट? आइए बच्चों, अब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है स्केलेटल मसल फाइबर सिंक्शियम है, ठीक है, एज सार्कोब्लास्ट कंटेन मिनी न्यूक्लियाई। बेटा मैंने कहा था कोई भी सेल है अगर, तो सेल को मल्टी न्यूक्लिएटेड होने का, अगर कोई भी सेल है और सेल वो आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, समझिएगा, अगर कोई सेल आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ईजेड बोर्ड पर चलते हैं, इस बोर्ड पर चलेगा अभिषेक भाई? अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 83 डिस्कस करने से पहले आइए कुछ चीजें समझते हैं। मैंने आपको क्लास में सिखाया था कि अगर कोई सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होने के दो तरीके हैं। भाई सेल तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस एक से ज्यादा है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होने के लिए अगर एक सेल है और उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, तो उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस होने के लिए उसके दो तरीके हैं, समझिएगा अच्छे से, ठीक। पहला मैंने आपको बताया था सिनोसिटिक, दूसरा बताया था सिंक्शियम। सिन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। अब सिनोसिटिक में कुछ नहीं होता बेटा, कैरियोकाइनेसिस तो होती है, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। अगर इस तरीके से सेल मल्टीन्यूक्लिएटेड हो रही है तो यह तरीका कहलाता है सिनोसिटिक। यह पाया गया था आपका फंजाई की क्लास फाइकोमाइसिटीज में। वहीं पर सिंक्शियम कहां पाया गया था? लिक्विड एंडोस्पर्म आपका कोकोनट का, और आपकी मसल सेल। होता क्या है, मसल सेल आपस में फ्यूज हो जाती हैं। मसल सेल आपस में, मान लीजिए 3 मसल सेल बनाई और ये तीनों मसल सेल आपस में फ्यूज हो गई। तीनों मसल सेल आपस में अगर फ्यूज हो गई तो देखिएगा इधर, समझिएगा, तो अगर फ्यूज हो जाएंगी तो ये एक लंबी मसल सेल बन जाएगी, और ये लंबी मसल सेल आपकी क्या हो गई? मल्टी न्यूक्लिएटेड। सो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाए, 2 या 2 से ज्यादा सेल की, तो एक बड़ी लंबी सेल बन जाएगी। और मसल सेल इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी, वन ऑफ द, नॉट लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी। और सीधी बात है, अगर सेल इतनी लंबी होगी तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा ताकि न्यूक्लियस पूरी सेल को कंट्रोल कर पाए। इस वजह से लंबी सेल होने की वजह से हमने न्यूक्लियस का नंबर क्या किया? बढ़ा दिया। तो अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्वेश्चन नंबर 83 की हमारी मसल सेल आपकी स्केलेटल मसल फाइबर आपका सिंक्शियम है, एज द सार्कोप्लास्ट कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। बिल्कुल सही बात है। स्केलेटल मसल आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, 10 या 10 से ज्यादा, मतलब हजारों न्यूक्लियस हो सकते हैं, लेकिन आपकी वहीं पर विसरल मसल और कार्डियक मसल मोनो न्यूक्लिएटेड है। अब इधर देखिएगा, तो पहली बात सही है, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। बात दोनों सही है, लेकिन आपस में दोनों का कोई लेना देना नहीं है। मल्टीन्यूक्लिएटेड होने का क्या तरीका, क्या मैंने बताया? ताकि न्यूक्लियस, रीजन क्या बनेगा? मसल सेल इज मल्टीन्यूक्लिएटेड, ठीक है। रीजन क्या बनेगा? रीजन बनेगा स्केलेटल मसल इज अ लॉन्ग सेल एंड टू मेंटेन द साइटो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो स्केलेटल मसल इज मल्टीन्यूक्लिएटेड। अब एक्यूरेट रीजन लिखिए, मैं बोल रहा हूं, इसका एक्यूरेट रीजन बनेगा more than one nucleus help in maintaining nucleocytoplasmic ratio in skeletal muscles. Okay? अब कह रहा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन है। बात सही है, लेना देना नहीं, आंसर भी हो गया है। मान लीजिए रीजन एसर्शन होता तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता? मान लीजिए ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें भरे होंगे आपके कैल्शियम आयन, ठीक। अब अगर ये स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन है तो इसमें कैल्शियम आयन क्या होगा? ज्यादा। अब इसका रीजन क्या होगा कि क्यों स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन है? क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं कैल्शियम पंप। सर कैल्शियम पंप क्या करेगा? कॉमन सेंस लगाओ बेटा।
कैल्शियम पंप, पंप मतलब एनर्जी का यूज करेगा। भाई अगर स्टोर हाउस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो कैल्शियम एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज्यादा होगा, सेल में कम होगा। सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा क्या होगी, कम होगी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी। कैल्शियम पंप क्या कर रहा होगा, लो कंसंट्रेशन से एटीपी का इस्तेमाल करके, भाई हाई टू लो तो चीजें अपने आप चली जाएंगी, लेकिन यहां पर हमें लो टू हाई भेजनी, इस वजह से हम पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, एटीपी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रीजन बनेगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। इसका रीजन बनेगा कैल्शियम पंप आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो गया। क्वेश्चन नंबर 84, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। बिल्कुल सही बात है, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट पर स्लाइड करता है। ठीक, द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, जो थिक फिलामेंट का सेंट्रल पार्ट है, इज नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट इन अ रेस्टिंग स्टेट। दोनों बात सही है, दोनों बात सही है, लेकिन आपस में कोई लेना देना नहीं है। भाई कह रहा है कि रेस्टिंग स्टेट में मान लीजिए ये आपकी जेड लाइन है, मान लीजिए ये आपकी जेड लाइन है, ठीक, और ये आपका हो गया एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट को बीच से बाइसेक्ट कौन करती है, जेड लाइन। ठीक, देखते जाइएगा, एक्टिन फिलामेंट को बीच से बाइसेक्ट करती है जेड लाइन। ये हो गया आपका मायोसिन फिलामेंट, और दो जेड लाइन के बीच का जितना माल है वो कहलाएगा सार्कोमियर। तो एक सार्कोमियर में आपके दो हाफ एक्टिन फिलामेंट है, फुल नहीं भैया, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट को बीच से बाइसेक्ट करती है। अगर पूछ लिया कि एक सार्कोमियर में कितने एक्टिन फिलामेंट और कितने मायोसिन, दो हाफ एक्टिन और एक आपका मायोसिन फिलामेंट। गॉट इट। तो अब समझिएगा, जब रेस्टिंग स्टेट में होंगे तो यहां पर एक्टिन फिलामेंट जितना मायोसिन को नहीं ओवरलैप कर पा रहा है वो आपका कहलाता है एक्स जोन, लेकिन जब मसल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो एक्स जोन आपका क्या हो जाएगा, खत्म। तो अब ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो आंसर तुम्हारा बी हो गया। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन देना हो तो क्या होता कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल फाइबर का, टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। इसका रीजन बनेगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन। ठीक, यहां तक तो ठीक है, ये तो यही हो गया। अब इसका रीजन क्या बनेगा, रीजन बनेगा कि व्हेन एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन, जेड लाइन, ये दोनों जो जेड लाइन है, टू सक्सेसिव जेड लाइन, और अच्छा, टू सक्सेसिव जेड लाइन कम्स नियर टू ईच अदर। गॉट इट। ये बनेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन होने का रीजन कि स्लाइड होने पर जेड लाइन नजदीक आ जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जेड लाइन कम्स टू सक्सेसिव, एक के बाद एक वाली जेड लाइन कम्स नियर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई कॉन्ट्रैक्शन ऑकर। गॉट इट। आइए अब आगे बात करते हैं। इधर अब आएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 85। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आई एंड ए बैंड गेट रिड्यूस। गलत, आई बैंड रिड्यूस होगा, ए बैंड मेंटेन इट्स लेंथ। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। बिल्कुल सही, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है। एसर्शन गलत, रीजन सही। अब बेटा लेकिन जब दोनों गलत तो भी आंसर डी, एसर्शन गलत रीजन सही तो भी आंसर डी, तो इसका आंसर जाएगा डी। 86, रेड मसल और एरोबिक मसल। भाई रेड मसल एरोबिक मसल क्यों है, क्योंकि रेड मसल में ढेर सारा पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके आपका एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे। याद करिए, हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, और डिटेल में देखा था रिस्पायरेशन इन प्लांट में, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ईटीएस चलती है, जहां पर ईटीएस में हमने 4 कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, और आपके 2 मोबाइल कैरियर पढ़े थे, एक यूबिक्विनोन, एक साइटोक्रोम सी। और आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पर आपका NADH2 इलेक्ट्रॉन दिया था, और वहीं पर आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड पर FADH2 इलेक्ट्रॉन दिया था। गॉट इट। और यहां पर आपका कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो था उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, उससे हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट होता था और एटीपी का प्रोडक्शन होता था। गॉट इट। तो बेटा रेड मसल आपकी एरोबिक मसल है। एरोबिक मसल इसलिए क्योंकि सीधी बात है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, कॉम्प्लेक्स 4 पर ऑक्सीजन यूज हुई थी, ऑक्सीजन ने आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था और H+ एक्सेप्ट करके उसने बना दिया था पानी। तो रेड मसल एरोबिक क्यों हुई, क्योंकि रेड मसल के पास ढेर सारा माइटोकॉन्ड्रिया है और वो यूटिलाइज कर सकता है ढेर सारी ऑक्सीजन ताकि एटीपी का प्रोडक्शन कर सके। सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 87, कैल्शियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटा याद करो इसका रोल क्या था, ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट को हटा दिया था ताकि एक्टिन फिलामेंट पर पाई जाने वाली जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी उससे जाकर मायोसिन का हेड फिट हो और हेड रोटेट होगा
तो दोनों जेड लाइन नजदीक आएंगी और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। सेम लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट रोल क्यों है भाई? बिकॉज कैल्शियम बाइंड विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, जो मौजूद किस पे है? एक्टिन फिलामेंट पर, और इस तरीके से वहां से रिमूव कर देगा एक्टिव साइट फॉर मायोसिन को। आइए क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर ए है। मसल हैविंग स्पेशल फीचर लाइक एक्साइटेबिलिटी, सही बात है, मसल एक्साइट हो सकती है स्टिमुलस देने पर। कंडक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। याद करिए, जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट पर न्यूरोट्रांसमीटर निकला था, अपने रिसेप्टर पर चिपका था, जो कि आपका मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया गया था, जिसको हम सार्कोलीमा कहते हैं। रिसेप्टर पे चिपकने के बाद परमेबिलिटी बदल गई थी और मैसेज कंडक्ट हो गया था। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, बिल्कुल सही, मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करती है। रीजन कह रहा है न्यूरॉन हैव सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर विच इक्वली फाउंड इन मसल ऑल्सो। भाई न्यूरॉन के पास एक्साइटेबिलिटी है, कंडक्टिविटी भी न्यूरॉन में होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं होती है। रीजन गलत, एसर्शन सही, आंसर सी। When the muscle fiber contract, sarcomere length is reduced, बिल्कुल सही बात है। क्यों reduce? क्योंकि दोनों जेड लाइन नजदीक आ जाती हैं। Sliding of myosin filament occurs due to rotational movement of myosin head. Sliding of myosin गलत, sliding of actin filament होगा, sliding of myosin नहीं होगा। यहां पर sliding of actin होगा, अगर actin होगा तो आंसर लग जाता ए, लेकिन यहां पर assertion सही, रीजन गलत, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 90, देखो कितनी सरलता से आ रहा है, ये मैंने अभी आपको बताया था। सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ 1 ए बैंड, सही बात, 2 हाफ आई बैंड, बिल्कुल सही बात। ये वाला स्टेटमेंट पहले वाले का विरोध कर रहा है, मतलब दूसरा गलत हो गया, खत्म, आंसर सी। अरे ऊपर में बोल रहा है एक ए बैंड, नीचे बोल रहा हाफ, अगर ऊपर वाला सही मतलब नीचे वाला गलत। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, डार्क बैंड एनाइसोट्रॉपिक है, लाइट बैंड आइसोट्रॉपिक है। आइए सबसे पहले समझिए आइसोट्रॉपिक है क्या है, एनाइसोट्रॉपिक क्या है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट सॉलिड स्टेट, 3rd पेज, नीचे लिखा हुआ है कि सॉलिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, और हमने एक सॉलिड को 2 कैटेगरी में बांटा, एक आइसोट्रॉपिक और एक एनाइसोट्रॉपिक। तो कैसे पकड़ते हैं कोई सॉलिड आइसोट्रॉपिक है या एनाइसोट्रॉपिक? मान लीजिए हम किसी सॉलिड को ले लें और उससे पोलराइज लाइट गुजारें, ठीक है, पोलराइज लाइट मतलब जो एक प्लेन में चलती है। अगर किसी सॉलिड से अलग अलग एंगल से हम पोलराइज लाइट गिरा रहे हैं और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट एंगल से सेम आ रहा है, तो ऐसे सॉलिड को हम आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। और अगर अलग अलग डायरेक्शन से उस सॉलिड से अगर हम पोलराइज लाइट गुजार रहे हैं लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिफरेंट आ रहा है, तो ऐसे को एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं, खत्म। तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, दिख रहा है, और एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। एक्सप्लेनेशन बनेगा व्हेन पोलराइज लाइट पासेस थ्रू डार्क बैंड फ्रॉम डिफरेंट एंगल, लिख लीजिएगा रीजन लिखते रहिएगा। When polarized light passes through dark band from different angle, value of refractive index varies. और इसमें क्या हो जाएगा? Value will be same, आइसोट्रॉपिक वाले में। तो इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 92, मायोसिन इज नॉट ए पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बन सकता है क्योंकि एक फैक्चुअल बात है। मीरोमायोसिन पॉलीमराइज होता है और बनाता है मायोसिन फिलामेंट, ये भी बात सही है, लेकिन ये भी एक फैक्चुअल बात है, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। दोनों बात सही लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 93, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, बिल्कुल सही बात है, सबसे बेस्ट थ्योरी अभी तक की यही है। मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है बाय स्लाइडिंग ऑफ थिक ओवर थिन, गलत, थिन ओवर थिक अगर होता तो दोनों सही हो जाता और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर देता। गॉट इट? कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से बेस्ट एक्सप्लेन क्यों हो रहा है? क्योंकि थिन फिलामेंट थिक पे स्लाइड करता है, यहां लिखा है थिक ओवर थिन, तो एसर्शन सही, रीजन गलत, आंसर सी। 94, एसोसिएटेड एरिया ना तो सेंसरी है ना तो मोटर है, बिल्कुल सही बात है। एसोसिएटेड एरिया आपका ब्रेन का आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक बड़ा एरिया है जिसका काम है मेमोरी बैंक की तरह ही काम करता है, अर्थात आपकी मेमोरीज रखता है। ना तो ये सेंसरी ना तो ये मोटर है, एक मेमोरी बैंक है। अब समझना, मान लो आपने मुझे बोला व्हाट इज योर नेम, मेरे कान से मैसेज गया, अब एसोसिएटेड एरिया उसको एनालाइज करेगा कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है और इसका जवाब क्या होगा। मेरे मुंह से निकला साहिल सिद्दीकी, तो मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आ गया। तो एसोसिएटेड एरिया का ना तो काम सेंसरी से था ना मोटर से था। एसोसिएटेड एरिया एक जगह पर बैठा हुआ है, आप उसे सिग्नल दो, वो अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग पलट के रिस्पॉन्स देगा। तो ना तो ये सेंसरी ना तो ये मोटर है, क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, मेमोरी बैंक, जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन, आंसर ए। 95, सोडियम पोटेशियम पंप। आइए बेटा पहले इस पर थोड़ा डिस्कशन होगा। अगर मैं बात करूं सोडियम पोटेशियम पंप की, तो बच्चों सोडियम पोटेशियम पंप, मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है। जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में है तो अंदर नेगेटिव,
मेरा मोबाइल लेना, बाहर पॉजिटिव, ठीक है। इस समय न्यूरॉन पोलराइज है, न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में है। सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम होता है, 3 सोडियम बाहर फेंकेगा, 3 न और 2 पोटेशियम अंदर फेंकेगा। अर्थात ये चाहता है कि अंदर K+ ज्यादा हो, बाहर Na+ ज्यादा हो। अब अगर मैं देखो, ये हो गया पहला काम। 2 काम है इंपॉर्टेंट, दूसरे काम को कायदे से पकड़िएगा। सोडियम पोटेशियम का काम है, जब एक बार ये काम करेगा तो 3+ बाहर फेंक रहा है, 2+ अंदर फेंक रहा है। मतलब हर बार काम करने पर बाहर 1+ बढ़ जाएगा, अंदर 1- बढ़ जाएगा। गॉट इट? क्योंकि 3+ बाहर फेंक रहा है, 2+ अंदर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हर बार काम करेगा 1+ बाहर बढ़ेगा, 1- अंदर बढ़ेगा। तो इनका काम है बाहर पॉजिटिव पोटेंशियल रखना और अंदर नेगेटिव रखना। मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करना होता है। -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट, माइनस यहां पर इंडिकेट करता है, माइनस यहां पर इंडिकेट करता है कि आपका अंदर का क्या पोटेंशियल है। गॉट इट? तो चलिए अब बेटा, डीपोलराइज्ड स्टेट में क्या होता है, बाहर हो जाता है माइनस और अंदर हो जाता है प्लस। लेकिन सोडियम पोटेशियम का तो काम इसका उल्टा है, उसे बाहर करना होता है प्लस, अंदर करना होता है माइनस। इसका मतलब डीपोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेंगे, लेकिन रीपोलराइजेशन में हमें दोबारा बाहर करना होता है प्लस, अंदर करना होता है माइनस। इसका मतलब रीपोलराइजेशन में काम करेंगे। तो सोडियम पोटेशियम पंप को लेकर जो हमारी बात चल रही थी, तो इसका भाई ये कब काम नहीं करेगा, सिर्फ डीपोलराइजेशन में, क्योंकि डीपोलराइजेशन में ये जो काम करता है उसका उल्टा करना होता है हमें। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, देख लीजिए। और दोनों एक दूसरे को सीधा सीधा एक्सप्लेन कर रहा है। रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि सोडियम पोटेशियम पंप डीपोलराइजेशन स्टेट में क्यों नहीं काम करता, क्योंकि वो रेस्टिंग स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है, अर्थात बाहर प्लस अंदर माइनस और पोटेंशियल डिफरेंस -70 मिलीवोल्ट। आंसर विल बी ए। स्वान सेल आर प्रेजेंट इन माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। बिल्कुल सही बात है। स्वान सेल आपकी माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिनोजेनेसिस करती है। जेनेसिस मतलब पैदा करना, गैमीट पैदा कर रहा हो गैमेटोजेनेसिस, माइलिन शीथ पैदा कर रहा हो माइलिनोजेनेसिस। गॉट इट? तो बेटा अगर मैं देखूं तो स्वान सेल आर प्रेजेंट इन माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। अरे न्यूरॉन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बेटा देखो, आधे को तो ये एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन पूरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर कभी रीजन आधे स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन कर रहा होता तो हमारा आंसर ए ही जाएगा, हम उसे एक्सप्लेनेशन मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट जा रहा था, वो मार्केट से आ रहा था, एसर्शन है। रीजन है मुझे सब्जी लेनी थी, तो ये तो एक्सप्लेन हो रहा है कि मैं मार्केट क्यों जा रहा था, पर वो क्यों आ रहा था उधर से, ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। तब भी आंसर ए जाएगा, क्योंकि आधी बात तो एक्सप्लेन हो रही है ना। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, स्वान सेल माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड दोनों में होती है, लेकिन माइलिनेटेड में इसका काम क्यों होती है, ये माइलिनोजेनेसिस कराती है। तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 97, अ न्यूरोट्रांसमीटर क्रॉसेस द सिनेप्स। सिनेप्स को क्रॉस करता है और पोस्ट सिनेप्टिक सेल पर अपने रिसेप्टर से जाकर चिपकता है। गॉट इट? बिल्कुल सही। तो भाई अब अगर इसका मैं रीजन पूछूं तो रीजन क्या बनेगा, इसका रीजन बनेगा ये कि न्यूरोट्रांसमीटर इसलिए जरूरी है क्योंकि नर्व इंपल्स जो है हमें सिनेप्स के थ्रू पहुंचानी होती है, लेकिन बीच में मौजूद होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट बिटवीन 2 न्यूरॉन एट द सिनेप्स। दैट्स व्हाई वी नीड न्यूरोट्रांसमीटर। तो उस असर्शन का रीजन ये बनेगा। गॉट इट? लेकिन यहां पर इन्होंने रीजन दिया है कि न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटरी भी हो सकते हैं, इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है भाई। यहां पर बोल रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो है सिनेप्स को क्रॉस करके आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे मौजूद अपने रिसेप्टर से जाके चिपकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, ना कि इसलिए कि वो एक्साइटरी और इनहिबिटरी दोनों हो सकते हैं। गॉट इट? एक्साइटरी की स्पेलिंग देख लो। आंसर बी। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही बात है। इसका रीजन बनेगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में बहुत सारी ऐसी न्यूरॉन्स होती हैं जिनका काम होता है आपके रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बेटा देखो, सीधा सीधा एक्सप्लेन कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कॉजेस रिफ्लेक्स एक्शन बिकॉज इट हैज मेनी नर्व सेल जो कंट्रोल करेंगे ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस को। अच्छा, पता भी नहीं चलता मेरे को कि मसल में से न्यूरल में आ गया, मैं तो पूरी बायो एक लगती है, पता भी नहीं चला। तो आंसर बेटा इसका क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 99 अभी अभी एक्सप्लेन किया था, करेक्ट आंसर विल बी ए। देख लो क्वेश्चन, देख लो, आराम से देख लो, पॉज करके देख लो। 100, स्टिमुलस इज इंटरप्रिटेटेड बाय ब्रेन। बिल्कुल सही बात है। सेंस ऑर्गन कभी भी स्टिमुलस को इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते, कि स्टिमुलस की एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर जस्ट लाइक ट्रांसड्यूसर।
सर ये ट्रांसड्यूसर क्या है? इट्स नॉट जूसर, इट्स ड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है समझना। फिजिक्स में हम ऐसी डिवाइसेस को ट्रांसड्यूसर कहते हैं जो एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करते हो। क्या बोला? फिजिक्स में ट्रांसड्यूसर आर दोज डिवाइसेस विच कन्वर्ट वन सिग्नल इनटू अनदर सिग्नल। एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए मैंने स्किन, आपका सेंस ऑर्गन है, आई हो गया, स्किन हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया, तो जो आपके 5 सेंस ऑर्गन है, समझना, मान लीजिए आपने स्टिमुलस दिया, ठीक है, आपने फिजिकल स्टिमुलस दिया, तुरंत न्यूरॉन इसे लेकर जाएगी किसके पास? ब्रेन के पास, कि भैया एनालाइज करो। तो हुआ क्या यहां पर? सेंस ऑर्गन ट्रांसड्यूसर की तरह काम किया। फिजिकल स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में बदल दिया। आपने साउंड एनर्जी दी, कान ने साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ब्रेन के पास पहुंचा दिया। तो कह रहा ब्रेन आपका स्टिमुलस को इंटरप्रिटेट करेगा, एनालाइज करेगा, नॉट बाय सेंस ऑर्गन, क्योंकि सेंस ऑर्गन ट्रांसड्यूसर है, इनका काम है इंपल्स को ट्रांसमिट करना, स्टिमुलस को इंपल्स में बदलना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदलना। तो एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट आंसर विल बी ए। 101 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग सेरेब्रम मोस्ट डेवलप है, बिल्कुल सही बात है। सेरेब्रम में सल्काई और गहराई पाए जाते हैं, अर्थात वो गड्ढे और वो उभार, और ये आपका ये बॉडी की एक्टिविटी को मेंटेन करने का मेन सेंटर है। गॉट इट? तो सीधा सीधा आपका एक्सप्लेन कर रहा है, आंसर विल बी ए। कई सारे आप देख के ही समझ जाते हो ए होगा। आइए 102 थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ इंपल्स। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन देखिए, चलिए, कह रहा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। आइए फिर समझिएगा, मैंने आपको क्लास में सिखाया था रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट। जैसे स्टिमुलस मिलेगा तो कुछ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे, सारे नहीं, और जब कुछ खुलेंगे तो सोडियम आयन अंदर जाएगा, अंदर का पोटेंशियल और पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो -70 से -60 मिलीवोल्ट हो गया। भैया पढ़ा नहीं रहा हूं, रिवाइज है ये, रिवाइज करा रहा हूं। -70 मिलीवोल्ट से -60 हो गया, तो यहां पर +10 मिलीवोल्ट क्या हो गया? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। कहते हैं अगर -60 तक नहीं गया तो इसके आगे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं खुलेंगे, तो क्या इंपल्स जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हमें चाहिए ताकि इंपल्स प्रोपेगेट करे, जो कितना हमारा +10 मिलीवोल्ट। अरे -70 -60 बीच का डिफरेंस कितना होगा? +10। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस प्रोड्यूस करता है एक्शन पोटेंशियल ताकि कंडक्ट हो जाए आपकी क्या? इंपल्स। बिल्कुल सही बात है। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं मिला तो एक्शन पोटेंशियल वो नहीं कहलाएगा। आइए, मतलब वो इंपल्स जाएगी ही नहीं ब्रेन तक। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही। इट कंटेन्स डेंड्राइट एंड एक्सॉन, बिल्कुल सही बात है। बात दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है कि डेंड्राइट और एक्सॉन होने की वजह से न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल हो गई। ये कहने की, ये भाई लॉन्गेस्ट क्यों है? अब आप कहोगे सर सही तो है सर, डेंड्राइट एक्सॉन है इसलिए लॉन्गेस्ट है। ना भैया ना, बिल्कुल नहीं। डेंड्राइट है, एक्सॉन है, ये तो प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन पता नहीं कितने लंबे हैं भाई। कुछ एक्सॉन 3 फीट के भी होते हैं, कुछ 3 mm के भी होते हैं, कुछ 3 माइक्रोमीटर के भी होते हैं, कुछ 0.3 माइक्रोमीटर के होते हैं। अब ऐसे तो कुछ न्यूरॉन एपोलर भी होती है, डेंड्राइट एक्सॉन होता ही नहीं, लो कुछ यूनिपोलर होते हैं। तो लॉन्गेस्ट सेल क्यों है? क्योंकि न्यूरॉन हैव टू रीच डिस्टेंट मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बनेगा रीजन, क्योंकि न्यूरॉन को बॉडी के दूर दराज के इलाकों को कवर करना होता है। गॉट इट? दोनों बात सही, एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन दे दिया जो था, और इसका आंसर होगा ए। आइए, ओ सॉरी, बी 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 बी। नर्व इंपल्स कंडक्शन इज वन वे कंडक्शन, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर एक तरफ पाए जाते हैं जो कि एक्सॉन का टर्मिनल है, तो न्यूरोट्रांसमीटर आर ओनली प्रेजेंट एट एक्सॉन टर्मिनल। दोनों सही, एक्सप्लेनेशन है, आंसर ए। 105 minimum stimulus required to open sodium voltage gated channel as a result of which depolarization occur। minimum बोल रहा भैया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा, गलत हो गया। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल +70 नहीं -70 मिलीवोल्ट होगा, तो दोनों गलत। आंसर डी। 106 मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला, ये मिलकर आपका ब्रेन स्टेम बनाते हैं। रीजन इसका क्या बनेगा? दे टुगेदर फॉर्म, लिखो दे टुगेदर फॉर्म narrow stem like structure in our brain। मेडुला इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। दोनों बात सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा, रीजन को अगर रिसर्चर मान ले तो एक्सप्लेनेशन ये बनेगा कि मेडुला कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्टिविटी, क्योंकि मेडुला में बहुत सारी न्यूरॉन है जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम
की मदद से आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये बनेगा इसका रीजन। बेटा रीजन पॉज कर करके लिखना, मैं तो बोल के चला जा रहा हूं, काम आएगा। 107 कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही बात है। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। मैंने आपको बताया था कि सेरिब्रम में बीचों बीच लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट पाई जाती है, ठीक, लेकिन राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है कुछ काम ये दोनों मिलकर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, ठीक। तो अब बेटा कम्युनिकेशन करना है तो दोनों मिलकर करते हैं, दोनों मिलकर करेंगे, इसका मतलब इनके बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन के लिए कनेक्शन होना चाहिए। इस वजह से बहुत सारे ट्रैक्ट आपके, बहुत सारे एक्सॉन इधर से उधर पास करते हैं और वो मिलकर कहलाते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो ये बनेगा रीजन इसका। कह रहा है एसोसिएटिव एरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन। तो बेटा दोनों का कोई मतलब नहीं, मतलब दोनों का कोई भाई आपस में रिलेशन नहीं, तो एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं तो आंसर भी। 108 आप पॉज कर करके लिखिएगा, रीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर साइड, बिल्कुल सही बात है, एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर साइड, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा पहला स्टेटमेंट तो सही है कि रीपोलराइजेशन में आपका बाहर वापस पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर वापस नेगेटिव हो जाएगा। अरे पोलराइज, डीपोलराइज, दोबारा पोलराइज होना इज रीपोलराइज, ठीक, गॉट इट। अब इधर देखिएगा, इसका रीजन क्या बन सकता है, इसका रीजन क्या बन सकता है कि इन केस ऑफ रीपोलराइजेशन पोटेशियम आयन इफ्लक्स एंड सोडियम पोटेशियम स्टार्ट वर्किंग, ये बनेगा रीजन। मजा आ रहा होगा आपको। नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल का दूसरा नाम है, बात सही है, लेकिन कोई आपस में लेना देना नहीं, आंसर बी। 109 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका क्या करता है, वो आपकी बॉडी से सारे के सारे मैसेज ले जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है और आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। रीजन एक्सप्लेन कर रहा है सीधा सीधा। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर कॉमन इन आवर नर्वस सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कॉमन नहीं, रेयर हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमारी बॉडी में कम है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स अलाउ, और इसका रीजन आपके यहां पूछेगा नहीं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स अलाउ स्लोअर इंपल्स ट्रांसमिशन देन केमिकल सिनेप्स, गलत, फास्टर। माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड में कौन ज्यादा तेज चलाएगा, माइलिनेटेड, क्योंकि उसमें सॉल्टेरी, उसमें मैसेज उछल के जाता है, नोड ऑफ रेनवियर से। लेकिन वहीं पर अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स में किससे तेज जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में इसका रीजन बनेगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अगर रीजन असर्शन होता तो इसका एक्सप्लेनेशन होता, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉट यूज्ड, ये पहला एक्सप्लेनेशन बनता। इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन बनता, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स all the neurons act as the single axon. That's it. This is Sahil Siddiqui. So we had ended our AR series of human physiology. Our next video will be on chemical control and coordination. Signing off. Thank you. Dhanyavad.